स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में स्वामी विवेकानंद पे अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। उनके जनरल इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करते हैं आपको। उनका पूरा नाम खुद का नरेंद्रनाथ था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902। जन्म स्थान कलकत्ता। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। जैसे कि आप विवेकानंद का नाम सुन चुके हैं, जानते हैं। कौन ऐसा होगा जो उनका नाम न जानता हो। वो एक ऐसी महान पूंजी थे ज्ञान की, और उनका ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसने कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को ही अपना बनाया, राष्ट्र को एक नई दिशा दी। साथ में ही इनका जीवन दर्शन की तरफ अगर नज़र डालें तो उन्होंने अपने जो उनका लाइफ है उनकी, वो बहुत ही वीरता से भरी हुई और बहुत साहसी, और साथ ही कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनालिटी थे। उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी के लिए हमेशा यही कहा है कि जीवन संग्राम में वीर बनो, बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीबडी, हैव नो फियर, टू हिम फियर इज़ अ डेथ, फियर इज़ अ सिन, फियर इज़ अ हेल, फियर इज़ अ अनराइटनेसनेस, फियर इज़ अ रॉन्ग लाइफ। कुल मिला के वो चाहते थे कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो एकदम साहसी, निडर, और जो यूथ है वो ज्ञान से ऊर्जावान और देश को एक नई दिशा देने वाला हो। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, उनका शिक्षा का क्या उनका विचार था, तो शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि शिक्षा कभी भी ठूंस ठूंस के बच्चे में नहीं भरी जा सकती है। यानी ज्ञान जो है वो किसी भी तरह से बच्चे के अंदर उसी तरह से नहीं भरा जा सकता है जैसे किसी पौधे को अगर रोपना है तो वो खुद ही अपना विकास करेगा। और इन्होंने ये बात भी कही, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। एक इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रयास है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। पहले से ही विद्यमान का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ उसके प्रतिभाएं छिपी रहती हैं। उसके अंदर बहुत सारी ज्ञान और ऊर्जा छिपी हुई है जिसकी जानकारी उसे स्वयं को भी नहीं होती है। तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो अपने बारे में जाने, अपने ज्ञान के बारे में जाने, अपनी उस ऊर्जा के बारे में जाने जिस ऊर्जा से वो खुद ओतप्रोत है। क्योंकि हम अगर अपने आप को जान लेंगे तो हम बहुत कुछ जान लेंगे। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। साथ ही वो ऐसा भी कहते हैं, हमारी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। अगर फिलोसॉफिकल व्यू को देखें तो उसमें 3 बातें हैं आपकी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा जो है उसके अनुसार ब्रह्म ही सब कुछ है, जैसा कि वेदांत में ये बात शंकराचार्य ने भी कही है। संसार के सभी स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म आत्माएं, परमात्मा सब ब्रह्म का अंश हैं। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, और दोनों का ही रोल है। इसीलिए इनके ज्ञान को नव वेदांत भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि जैसे शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि जगत भी उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म, क्योंकि सत्य से उपजी हुई चीज़ असत्य नहीं हो सकती। और जितनी हमारी जो ये मूल्य मीमांसा है, इसमें एक्सियोलॉजी है, इसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना। तो जो ज्ञान मीमांसा है, मीन्स जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें हम वो सारी विधियाँ जिनके द्वारा हमको मुक्ति प्राप्त होती है हम उनकी बात करते हैं, और मूल मीमांसा में हम एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, जिनके
माध्यम से हम मुक्ति को प्राप्त करने के करीब पहुंचते हैं। और उस मुक्ति को पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? योग साधना। योग साधना में क्या है? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व, नित्य अनित्य का विवेक। यानी कुल मिला के इन सातों जो ये पॉइंट्स हैं, इनका अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, हमें अपने पर विश्वास हो, दूसरों के प्रति श्रद्धा हो, मुक्ति की कामना हो, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष न हो। ऐसी सुंदर भावनाएं होंगी तो हम योग साधना के द्वारा मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकेंगे। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शिक्षा के लिए इन्होंने दोनों ही बातें कही हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी और जो ये भौतिक संसाधन है उसके लिए भी, और साथ में ज्ञान के लिए भी, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी तैयार करती हो। और ये कहीं ना कहीं जन शिक्षा को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, चरित्र का निर्माणकारी नहीं है, जिससे सामाजिक भावना विकसित नहीं होती, जो धैर्य साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। कुल मिलाकर के शैक्षिक दृष्टिकोण को देखें तो एक बात समझ में आती है कि ये चाहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से उसे संगठित करे, उसका विकास करे और उसको ज्ञानवान बनाए। एक इन्होंने शिक्षा के लिए एक बात और भी कही है कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते, विश्वकोश ऋषि बन जाते। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? चरित्र का निर्माण करती हो, मनुष्य की शक्ति बढ़ाती हो, बुद्धि का विस्तार करती हो, और जिसके द्वारा मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब स्वामी जी की जो फिलॉसफी है उसको अगर हम नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म तीनों के ही दर्शन होते हैं। मतलब इनके शैक्षिक दृष्टिकोण में हमें तीनों चीज़ें मिलती हैं कि इनकी शिक्षा प्रकृतिवादी भी है, आदर्शवादी भी है और प्रैग्मेटिज्म के भी दर्शन होते हैं, यानी कि प्रयोजनवाद भी है। नेचुरलिज्म कैसे हैं? रियल एजुकेशन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द नेचर एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि स्वामी विवेकानंद खुद भी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक पर्यावरण में हो। आइडियलिज्म कैसे हैं? स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द एसेंस ऑफ विच इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी इन हिम। वो कह ही रहे हैं कि आपके अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, आपको केवल उन शक्तियों का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना है। प्रैग्मेटिज्म किस तरह से है? ग्रेट एम्फेसिस ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड साइंस टू अचीव मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी। यानी कि वो ये खुद भी चाहते हैं कि शिक्षा में ऐसे विषय सम्मिलित किया जाए जो कि हमें साइंटिफिक दृष्टिकोण पैदा करती हो, जो हमें अपडेट करती हो, जो हमें आधुनिक समय के साथ में आगे ले जाने वाली हो। अब इनके शिक्षा दर्शन के जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं कि पहली बात तो आपका जो बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास है वो अच्छे से हो, चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, बच्चा आत्मनिर्भर बने। बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा देने के फेवर में हैं, लेकिन सह शिक्षा के ये विरोधी थे, को एजुकेशन ये नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने बालक बालिकाओं दोनों को ही शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर पूरा जोर दिया है। धार्मिक शिक्षा वो पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा दी जाए। करिकुलम में ये लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देते हैं, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों प्रकार की शिक्षा देने के पक्षधर में हैं। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जाए, जैसे कि पहले समय पे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ शिक्षा दी जाती थी, तो ये एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ पे गुरु शिष्य के संबंध भी मधुर हों और गुरुगृह में बालक अपना शिक्षा पूर्ण करे। शिक्षक छात्र का संबंध निकट का होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। ये इनके कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल हैं जो आपको इनके हर शिक्षा दर्शन के हर जगह परिलक्षित होंगे, चाहे बात वो पाठ्यक्रम की हो, चाहे वो शिक्षण विधियों की हो, चाहे वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की हो। अब शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन।
एम्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ये चाहते हैं कि बच्चों को उनको खेल के मैदान पे ले जाएं, उनको फुटबॉल खिलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके शरीर की मांसपेशियां मजबूत हों और उनके शरीर जो हैं वो फौलाद की तरह बने। यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का शारीरिक विकास करती हो, साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, योगा, ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जिससे कि उनके शरीर के स्नायु तंत्र मजबूत हों। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मानसिक विकास के लिए उनका मानना था कि किसी भी बच्चे का मानसिक विकास तभी होगा जब उसके अंदर स्वस्थ शरीर होगा, खेलेगा कूदेगा तो उसका बौद्धिक विकास भी होगा, वो अपने आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होगा, अच्छी स्किल्स होंगी, उन्हें ग्रहण करना चाहेगा, आत्मविश्वास जागृत करेगा, स्वावलंबन की भावना आएगी। इस तरह से उसमें मानसिक एवं तर्क के द्वारा भी मानसिक एवं बौद्धिक विकास स्वतः होगा। थर्ड है आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। चरित्रवान व्यक्ति वही है जो अपने आत्मविश्वास के साथ सत्य मार्ग पर चले और असत्य मार्ग पर स्वयं न चले और अन्य लोगों को भी उस मार्ग से बचाने का प्रयास करे। यानी कि वही व्यक्ति जो चरित्रवान होगा वो सत्यनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और शिक्षा द्वारा मानव के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर इन्होंने बल दिया। फिर बात करते हैं समाज सेवा भावना का विकास, डेवलपमेंट इन फीलिंग्स ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस में क्या है, वो मानते हैं कि हर प्राणी सामाजिक प्राणी है और उसका पहला कर्तव्य है कि वे अपने विकास के साथ में अपने आसपास मानव मात्र की भलाई करना भी सीखे। उन्होंने दीन दुखी दशा को देखा, भारत की उस समय की जो परिस्थितियां थीं उसमें जो दरिद्रता थी उसको देख के उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने चाहा कि लोग खुद भी शिक्षित हों और संपन्न लोग कुछ इस तरह के कार्य करें, प्रेरित हों, जिससे वो दूसरों की भी मदद कर सकें। वो जो लोग उन्हें दिखते थे उन्होंने उन्हें दरिद्र नारायण के नाम से पुकारा है और कहा है कि समाज सेवियों की ऐसी टीम होनी चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी समाज सेवी हों। उनका ये मानना था कि जो मनुष्य है वह स्वयं एक ईश्वर का मंदिर है, तो उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आत्मविश्वास एवं आत्मत्याग की भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन। उन्होंने एक बात कही है, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गुड इज अचीव्ड। उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी स्वामी विवेकानंद ने जीवन पर्यंत अपने ऊपर विश्वास रखना और आत्मत्याग की भावना को विकसित करने का उपदेश दिया और लोगों को प्रेरित किया। नेक्स्ट है आपका धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा से आपको यहाँ किसी भी धर्म से उसे नहीं जोड़ना है। धार्मिक शिक्षा का तात्पर्य है कि वो चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो और उसके मन में, उसके हृदय में पवित्रता हो, क्योंकि बालक का हृदय सबसे पवित्र होता है। उसका विकास करना है, उसमें आज्ञा पालन करना, समाज सेवा करना, महान पुरुषों की जीवनियों को पढ़ना, उनके आदर्शों को अपनाना और अपनी उस अंदर दया, ममता, क्षमता, करुणा, इन सब स्वाभाविक गुणों का विकास करना है जिससे कि वो समाज सेवा कर सके, मानव सेवा कर सके। व्यावसायिक शिक्षा, स्वामी विवेकानंद ने भारत को जो उस समय की परिस्थितियां हैं उनको बहुत निकटता से देखा, जहाँ पे लोग किसी तरह रोटी कपड़े मकान के लिए भी जूझ रहे थे। पाश्चात्य देशों की जीवन शैली प्रभावित हो रही थी और कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता उन्हें साफ दिखाई पड़ रही थी। तो उस समय उनको ऐसा लगता था कि कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चलेगा, हमें कर्म क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। इस बात पर जोर दिया कि लोग औद्योगिक और अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करें जिससे कि वो संपन्न बन सकें, स्वावलंबी बनकर मनुष्य की तरह स्वाभिमान से जिंदगी जी सकें। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व, नेशनल यूनिटी एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड। स्वामी विवेकानंद के जीवन काल में देश के अंग्रेजों के अधीन था और वो परतंत्र थे। उन्होंने यही सोचा कि परतंत्रता जो है वो हीनता की भावना से भर देती है और हीन भावना किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती है।
हीन भावना में मनुष्य जो है वो अपनी खुद की पहचान भी खो देता है। यही उनके सबसे बड़ा दुख का कारण भी होता है। तो जब वो अमेरिका से लौटे, जब उन्होंने शिकागो का अपना भाषण दिया, तो उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने भारत भूमि पर यही बात कही, युवकों का यही प्रोत्साहन किया, आह्वान किया कि तुम्हारा सबसे पहला कार्य देश को स्वतंत्र कराना होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करे और संगठित होकर संघर्ष के लिए तैयार करे। यानी कि वो चाहते थे कि हमारी जो यूथ है उसमें बहुत ही साहस हो, निडर हो और उसके अंदर त्याग की भावना भी हो। वो देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़ के कुछ अच्छा सुंदर कर सके। तो वो संकीर्ण राष्ट्रीयता के समर्थक कभी नहीं थे। उसमें था कि हमें केवल भारत ही नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना मानना है। विश्व बंधुत्व की भावना से वो ओतप्रोत थे और वही वो सब में देखना चाहते थे। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, व्यायाम, यौगिक क्रियाएं, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। ऐसा था कि उनका ये मानना था कि उस जो शिक्षा है उसमें सारी चीज़ें हों, यानी कि शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, उसका व्यक्तिगत विकास भी हो, राष्ट्र के लिए भी उसके अंदर सारी भावनाएं हों। तो उनके पाठ्यक्रम में लगभग सारी ही चीज़ें समावेशित दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने शारीरिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, यौगिक क्रियाओं को जोड़ा। मानसिक विकास के लिए भाषा, कला, संगीत और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण माना। भाषा के विकास के लिए भाषा के संबंध में उन्होंने संस्कृत भाषा को चुना कि इसको भी, और प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। तो मतलब उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में लगभग बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने कला को भी अभिन्न अंग बताया ताकि लोग नृत्य, संगीत और अभिनय इन सब को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त वो इतिहास ही नहीं, यूरोप के, मतलब भारत का और यूरोप दोनों का इतिहास पढ़ाने के पक्ष में थे। क्योंकि भारत के इतिहास के अध्ययन से बालकों में देश प्रेम का विकास होगा और यूरोप के इतिहास के अध्ययन से उनके अंदर कर्मशील बनने की प्रेरणा प्राप्त होगी। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक चेतना जागृत हो, आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। और उन्होंने समाज सेवा को भी बहुत प्रमुख स्थान दिया है। तो देखा जाए तो उनके पाठ्यक्रम में सभी विषयों का हमें कहीं ना कहीं सामंजस्य दिखाई पड़ता है। व्यावसायिक शिक्षा हेतु उन्होंने मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, कृषि विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया। चारित्रिक विकास के लिए धर्म, नीति शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाने पर बल दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो उनका पाठ्यक्रम है उसमें सभी तरह की हमें उसके दर्शन होते हैं, सब पाश्चात्य का भी और इसका भी हमें दोनों ही तरह का दर्शन स्वाध्याय करने का ये सारा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो कि अपने आप में कंप्लीट है।